हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तो कौशाम्बी में जो है किसका कौशाम्बी के निकट में गुप्त वंश का जो है क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक जो थे श्रीगुप्त थे, जो कि 240 से 280 ईस्वी में तक उसका शासन था। उसके बाद इसका जो श्रीगुप्त के बाद जो आता है वो आता है घटोत्कच जो 280 से 320 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। उसके बाद गुप्त वंश का प्रथम महान जो सम्राट रहता है वो चंद्रगुप्त प्रथम रहता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और लिच्छवी की जो राजकुमारी रहती है, राजकुमारी कुमार देवी से वो क्या करता है, विवाह करता है और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। महाराजाधिराज की उपाधि करता है चंद्रगुप्त। वन जो है वो लिच्छवी राजकुमारी जो रहता है कुमार देवी से शादी करता है और जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। और गुप्त संवत जो है 319-20 की शुरुआत भी चंद्रगुप्त प्रथम करता है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी रहता है, चंद्रगुप्त प्रथम जो रहता है उसका उत्तराधिकारी होता है समुद्रगुप्त। वो राजगद्दी पर बैठता है 335 ईस्वी को। और इसने जो है आर्यवर्त के 9 शासक को और दक्षिण वर्त के 12 शासकों को हरा करके पराजित करता है। और इसी विजयों के कारण से इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि रहता है वो रहता है हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि रहता है और यह इलाहाबाद की प्रशस्ति लिखता है। तो इलाहाबाद की प्रशस्ति जो है किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक रहता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण की, यानी कि समुद्रगुप्त ने जो है अश्वमेघ जो है यज्ञ कराया है, तो अश्वमेघ कर्ता की उपाधि इन्होंने धारण किया। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा इसलिए अनुमान लगाया जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए हैं उसमें उनका चित्र वीणा को बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि भी धारण की। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं चंद्रगुप्त जो उसके पिता थे, चंद्रगुप्त प्रथम, वो जो है क्या करता है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करता है और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। उसके बाद उसका बेटा जो समुद्रगुप्त जो महान प्रतापी राजा था, 12 आर्यवर्त के और 9 जो है दक्षिण वर्त के राजाओं को हराता है। उसके बाद उसको भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। उसके दरबारी कवि हरिसेन था और वो संगीत का प्रेमी था। वो विक्रमांक की उपाधि धारण करता है और इसको कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी होता है वो CG2 होता है, चंद्रगुप्त 2 होता है। वो 380 AD में यानी कि ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त जो है शकों पर विजय करता है और चांदी के सिक्के जारी करता है। चांदी के सिक्के शकों ने काफ़ी सारे जारी किए थे। और ये लेकिन चंद्रगुप्त 2 भी जब शकों पर विजय प्राप्त करता है तो चांदी के काफ़ी सारे सिक्के चलाता है। चंद्रगुप्त 2 का उत्तराधिकारी जो होता है वो कुमारगुप्त होता है या इसको गोविंद गुप्त कहते हैं, जिसका कार्यकाल 415 से 454 ईस्वी तक था। 415 से 454 ईस्वी तक कुमारगुप्त का शासन था। कुमारगुप्त फर्स्ट जो होता है वो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है उसका स्थापना उन्होंने किया है। कुमारगुप्त का जो उत्तराधिकारी जो रहता है वो रहता है स्कंदगुप्त, 455 से 467 ईस्वी तक। और इसी स्कंदगुप्त के शासन काल में जो है क्या होता है, स्कंदगुप्त के शासन में हुनों का आक्रमण होता है। और सौराष्ट्र का गवर्नर जो है ये स्कंदगुप्त पर्णदत्त जो रहता है उसको जो है सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त करता है। सौराष्ट्र गवर्नर नियुक्त करता है सौराष्ट्र का। और गिरनार पर्वत में स्थित जो सुदर्शन झील है जो काठियावाड़ में, उसका पुनरुद्धार करता है ये। और इसी झील का पुनरुद्धार जो है उस समय जो है रुद्रदामन जो है वो किया रहता है, रुद्रदामन। ठीक है, अब स्कंदगुप्त के शासन काल में हुनों का आक्रमण हुआ। अंतिम गुप्त जो शासक रहता है वो भानुगुप्त रहता है। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ी जो प्रादेशिक इकाई जो रहता है वो रहता है देश, और देश में जो रहते हैं उसको कहा जाता है गोप्ता, और इसके शासक को गुप्ता कहा जाता है। दूसरी जो प्रादेशिक इकाई इनका जो था वो था भुक्ति, और भुक्ति के जो शासक रहते हैं उसको उपरिक कहा जाता है। भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता है। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी जो होता है वो दंडपाशक होता है। दंडपाशक जो रहता है वो पुलिस विभाग का जो उच्च अधिकारी होता है वो दंडपाशक होता है। उसके बाद पुलिस विभाग में साधारण जो कर्मचारी रहते हैं उसको चाट या भाट कहा जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, चाट या भाट कहा जाता है। पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी रहते हैं उसको चाट या भाट कहा जाता है। चाट भाट पुलिस विभाग के कर्मचारी है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो रहती है वो ग्राम है।
ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, और ग्राम के जो अध्यक्ष है उसमें ग्रामिक, और दूसरे जो सदस्य रहते हैं उसको महत्तर कहते हैं। गुप्त काल का बात है। ठीक है। उसके बाद जो है ग्रामों की सबसे छोटी इकाई जो होते हैं, ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई पेट होता है। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ग्राम होता है, उसके बाद जो होता है ऊपर में होता है पेट। पेट के बाद में जो है हमने पढ़ा है भुक्ति के बारे में। भुक्ति के बारे में बाद हमने देखा है देश के बारे में। तो देश का जो शासक रहता था उसको हमने देखा है गोप्ता कहा जाता था। वहीं भुक्ति के शासक को उपरीक कहा जाता था। और पेट का तो पता नहीं, ग्राम के बारे में ग्रामिक जिक्र किया गया है यहाँ पे। और इसमें जो अन्य जो शासक थे उसको कहा जाता था महत्तर। तो इस तरीके से था। उसके बाद हम देखेंगे गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री का। तो कौन से ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों को उल्लेख है, वो है दामोदर ताम्रपत्र। दामोदर ताम्रपत्र जो भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व का 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग, 1/6 मतलब लगभग 17% से लेकर के 25% के आसपास भू राजस्व कुल उत्पादन का लिया जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर जो भूमि था उसको जो है निम्नलिखित क्षेत्रों, निम्नलिखित प्रकार की भूमि में बांटा गया था। तो क्षेत्र जो होता था वो कृषि योग्य भूमि होता था। क्षेत्र जो है कृषि योग्य भूमि। दूसरा जो होता है वास्तु, जिसमें निवास करते थे वो वास्तु था, मतलब वास करने योग्य भूमि। और एक होता था चारागाह। चारागाह मतलब जो पशुओं की चरने की जो भूमि है उसको चारागाह। खिल्य, खिल्य वो भूमि होता था जो जोतने योग्य नहीं होता था, उसको खिल्य कहा जाता था। और अपरहत जो है जंगल की जो भूमि थी उसको अपरहत कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट और एक घंटी यंत्र है उसको उपयोग किया जाता था गुप्त काल में। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। कोई भी जो श्रेणी है उसके प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था गुप्त काल में। उज्जैन जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उज्जैन। उज्जैन जो है कौन सी नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे। और एक जो है हमने देखा कि चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त जो फर्स्ट है, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है सबसे पहले जब जीतता है किसके ऊपर, शकों के ऊपर जब विजय प्राप्त करता है तो चांदी के सिक्के चलाता है। और यहाँ पे गुप्त राजा सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा जारी करने के लिए भी प्रसिद्ध है। स्वर्ण मुद्राओं का अभिलेख में दिनार, इसमें जो है अभिलेखों में दिनार कहा गया है। समुद्रगुप्तों को क्या कहा है? समुद्रगुप्तों को नहीं, यहाँ पे स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसमें सबसे पहले जो है कायस्थों का उल्लेख मिला है। कायस्थों का जाति के रूप में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ओसनम में। ओसनम जो स्मृति है उसमें सबसे पहले कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है, बल्कि कायस्थ के बारे में जिक्र याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में एक सबर जाति था। विंध्य जंगल में एक सबर जाति है जो अपने देवताओं को मनुष्यों का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी सती होने का प्रमाण जो है 510 में भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, एरन अभिलेख 510 ईस्वी, जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। हमने देखा गुप्त वंश के सबसे अंतिम शासक भानुगुप्त है, और उनका जो एरन अभिलेख है 510 ईस्वी में, उसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे जो है राजा भोज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी जो है सती हो जाता है, उसका उल्लेख मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में 510 ईस्वी में जो है। उसमें जो है राजा भोज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं जो थी उसको गणिका कहा जाता था। वहीं पे वृद्ध बूढ़ी वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि विष्णु के भक्त थे। और इसे राजधर्म, वैष्णव धर्म को राजधर्म गुप्त शासन काल में बनाया गया था। विष्णु का वाहन गरुड़ जो है गुप्तों की क्या थी? राज्य चिन्ह थी। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर, झांसी के पास जो देवगढ़ है उसमें जो दशावतार मंदिर है वो सबसे जो है महत्वपूर्ण अवशेष है। दशावतार मंदिर झांसी का गुप्तों का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है वैष्णव धर्म के प्रतीक के रूप में। वहीं पे अजंता और एलोरा की जो गुफा है उसका निर्माण हमने देखा है। सातवाहन राजाओं ने जो है अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। वहीं पे जो है अजंता में जो कुल 29 गुफा है उसमें से केवल जो अभी 6 ही गुफा जो शेष है, उसमें से गुफा नंबर 16 और 17 गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरनसन राजकुमारी का जो चित्र है प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 में चित्र को चित्रशाला कहा गया है, और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन
महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण के बारे में की घटनाओं का जिक्र किया गया है। महाविनिष्क्रमण मतलब बुद्ध के गृहत्याग की घटना, महापरिनिर्वाण मतलब बुद्ध की मृत्यु की घटना। अजंता की गुफा जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा से संबंधित जो प्रमुख राजा थे वो कनिष्क भी थे। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ गुफा है, जो कि ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान में मिलता है। विंध्य पर्वत को काट करके बनाया गया है, इसलिए उसे बाघ गुफा कहा जाता है। चंद्रगुप्त II के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास था। तो चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उसके शासनकाल में जो है कालिदास थे, और वो संस्कृत के काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे। कुम्हार संभव और देव कुमार संभव, इस तरीके से कई सारे उनके लेख हैं। चंद्रगुप्त II के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य जो था वो धन्वंतरी था। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध था। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान आता है प्रसिद्धि के आधार पर, जिसका पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पंचतंत्र है वैसे ही उसका नाम है 5 भाग। मित्र भेद है, मित्र लाभ है, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपरीक्षाकारित्व, इस तरीके से है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ इसी समय लिखे थे। इसी ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। चंद्रगुप्त II के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान में थे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, कालिदास आदि। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना जो हुई है गुप्त शासन काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का भी उल्लेख मिला है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के जो थे उसमें रुपया का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य था, नारद, कात्यायन, बृहस्पति, स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। याज्ञवल्क्य में सबसे पहले कायस्थों के बारे में उल्लेख मिलता है, बल्कि कायस्थ जाति के बारे में ओशनम जो स्मृति है उसमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है। मंदिर बनाने का कला का जन्म जो गुप्त काल में हुआ था, और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। कुछ मंदिर और उनके प्रमुख स्थान के बारे में देख लेते हैं। विष्णु मंदिर जो है तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर जो है भूमरा नगौदा मध्य प्रदेश में है। और पार्वती मंदिर जो है नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर भी हमने देखा देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। और शिव मंदिर जो है खोह नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर जो है भीतरगांव है जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि लक्ष्मण मंदिर ईंटों के द्वारा निर्मित किया गया। अब पुष्य वंश वर्धन वंश के बारे में देख लेते हैं। तो पुष्य वंश जैसे गुप्त वंश जैसे होता है, गुप्त वंश का पतन होता है और नए राज्यों का उद्भव होता है। उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती और गुप्त वंश और गौड़ वंश ये रहते हैं। तो जब गुप्त वंश का पतन होता है तो ये मैत्रक वंश, मौखरी वंश, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ वंश से 5 प्रमुख वंशों का उदय होता है। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसी के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इसकी राजधानी थानेश्वर जो कि थानेसर जो है हरियाणा का, वहीं पर उसकी राजधानी थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है। प्रथम प्रभावशाली जो शासक था पुष्यभूति वंश का वो कौन सा था? प्रभाकर वर्धन। इसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण भी की थी? चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो जो है शादी करता है किससे? वो जो है राजकुमारी से शादी करता है, कुमार देवी से। उसके बाद वो भी इस महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया रहता है। तो ये महाराजाधिराज की उपाधि कौन? प्रभाकर वर्धन भी धारण करता है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। उसके 2 पुत्र होते हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। एक कन्या होती है राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह जो है कन्नौज के मौखरी राजा, देखिए इसी समय का था मौखरी राजा ग्रहवर्मा से उसका क्या होता है? विवाह होता है। तो मालवा के जो शासक देवगुप्त जो रहते हैं वो ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल देता है। तो राज्यवर्धन जो है देवगुप्त को मार डालता है। राज्यवर्धन जो है देवगुप्त को मार डालता है। उसके बाद देवगुप्त का जो मित्र रहता है, वो जो गौड़ मित्र रहता है शशांक जो है धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। शशांक जो है शिव धर्म का अनुयायी था, बल्कि गुप्तों के बारे में हमने देखा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और जो शशांक जो रहता है गौड़ जो शासक रहता है शशांक, वो बोधि वृक्ष को कटवा देता है। राज्यवर्धन की मृत्यु जो है 606 ईस्वी में होता है और 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो है थानेसर की गद्दी पर बैठ जाता है। हर्ष को जो है शिलादित्य भी कहा जाता है और इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और अपनी राजधानी कन्नौज में बना लेता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध जो है नर्मदा नदी के तट पर होता है, जिसमें हर्ष हार जाता है, पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है।
चीनी यात्री जो ह्वेनसोंग रहता है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आता है। ह्वेनसोंग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत में आया रहता है। 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजता है हर्षवर्धन, और 643-645 में वहाँ चीन से 2 दूत आते हैं इसके दरबार में। हर्ष जो है कश्मीर के शासक से बुद्ध दंत अवशेष जो है बलपूर्वक ले लेता है। हर्षवर्धन जो राजा रहता है वो कश्मीर के जो शासक रहता है उससे भगवान बुद्ध के दंत के जो अवशेष रहते हैं उसको बलपूर्वक प्राप्त कर लेता है। हर्ष के पूर्वज जो भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, लेकिन चीनी यात्री ह्वेनसोंग से मिलने के बाद जो हर्षवर्धन जो राजा रहता है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का राज्य आश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन जाता है। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था। नालंदा जो महाविहार था वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग के प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजन किया जाता था। जो प्रयाग था वहाँ पे हर 5 साल में एक समारोह आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन के काल में जो है प्रयाग में जो है एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसोंग के समय में 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। वानभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? वानभट्ट थे। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 ग्रंथ, नाटकों के ग्रंथ हर्ष ने रचना की है। तो हर्ष जो है वो किसका रचना किया? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और प्रियदर्शिका ये तीनों जो है नाट्यों की रचना जो है नाट्य ग्रंथों की रचना हर्ष ने किया है। कहा जाता है कि धावक नामक एक कवि थे जिसने पुरस्कार लेकर हर्ष के नाम से ये तीनों रचना प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद का रचना किया है करके कहा जाता है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। तो हर्षवर्धन के अंदर में जो शासक थे उसको महाराज या महासामंत कहा जाता था। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, जैसे कि हमने देखा गुप्त साम्राज्य में भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानी, उपरिख अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। जैसे गुप्त साम्राज्य में भी उपरिख का जिस प्रकार से बोला जाता था उसी प्रकार से भुक्ति के शासक को यहाँ पे भी उपरिख, राजस्थानी या राष्ट्रीय कहते थे। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द, प्रांत के जो शासक होते हैं उसके लिए लोकपाल शब्द का वर्णन कहाँ किया गया है? हर्षचरित में, जो कि वानभट्ट के द्वारा रचा गया है। ठीक है। यहाँ पे भुक्ति का विभाजन कई जिलों में होता था। जिले की संज्ञा भी विषय जिसका प्रधान विस्पति होता था, जैसे उसमें भी विषय में होता था जिसका प्रधान विस्पति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। शासन की सबसे छोटी इकाई और ग्राम शासन के प्रधान को क्या बोला जाता था? ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ग्राम शासन के जो प्रमुख है उसको ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों का चाट और भाट, यहाँ पे जो पुष्यभूति या वर्धन वंश है वहाँ पे भी चाट या भाट कहा गया है। दंडिक पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था। ये भी गुप्त शासन काल में होता था। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत और महाबालाधिकृत कहा जाता था। तो पैदल सेना जो थे उसको क्या बोला जाता था? बलाधिकृत कहा जाता था या महाबलाधिकृत कहा जाता था। वहीं पे अश्व सेना जो रहते थे, अश्व सेना, उसको क्या बोला जाता था? बृहदेश्वर कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। बल्कि गुप्त शासन में हमने देखा कौन कौन से यंत्र हमने देखा? घंटी यंत्र, या फिर गुप्त शासन काल में हमने क्या देखा था? एक सिंचाई के साधन के रूप में हमने देखा था घंटी यंत्र, एक तो देखे थे। और दूसरा जो है क्या होता था सिंचाई के यंत्र के रूप में गुप्त शासन काल में सिंचाई के यंत्र के रूप में क्या यूज़ हुआ जाता था? रहट या फिर घंटी यंत्र का यूज़ होता था। यहाँ पे जो है जल तुला यंत्र का यूज़ होता है। तुला मतलब समझ में आ रहा है? जल पंप का
यूज़ होता था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो हर्षवर्धन के समय में मथुरा जो था वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए क्या होता था, प्रसिद्ध होता था। बल्कि हमने देखा गुप्त साम्राज्य में उज्जैन जो है प्रमुख औद्योगिक केंद्र था, प्रमुख उद्योग का केंद्र था। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ स्टैटिक्स पार्ट जो हमारे छूट गए थे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वो है ये हर्षचरित के अनुसार हर्ष का मंत्रिपरिषद, तो भंडी जो होता था, भंडी उसको प्रधान सचिव कहा जाता था, बल्कि सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल जो है अश्वसेना का प्रधान, अश्वसेना का प्रधान को कुंतल बोला जाता था, बल्कि अश्वसेना के अधिकारियों को क्या बोला जाता था, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर कहा जाता था। वहीं पे स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख को स्कंदगुप्त कहा जाता था, बल्कि स्कंदगुप्त एक राजा था गुप्त शासन काल में जिसके समय में हुनों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश।